नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कोड 55 के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया यूनिट 1 से, और आज की हमारी वीडियो भी दोस्तों कुछ ऐसे ही रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल टू मैनेजमेंट थॉट, यानी कि दोस्तों उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट थॉट्स को लेकर। इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे में दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बताएंगे जो कि आपको इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समवेयर हम सभी को पता होना चाहिए। तो जो टॉपिक दोस्तों आज का रहने वाला है वो रहने वाला है हेनरी फेयोल के क्या कंट्रीब्यूशन थे मैनेजमेंट थॉट्स में। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें हेनरी फेयोल के बारे में, तो दोस्तों 1841 से 1925 के बीच में दोस्तों इनका जो लाइफ स्पैन था वो था, और दोस्तों इन्हें ट्रीट किया जाता है एज फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यानी कि दोस्तों जो मॉडर्न थ्योरी है जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का, दोस्तों उन्हें एक फादर के तौर पर उन्हें माना जाता है या फादर माना जाता है इसका। इसके अलावा दोस्तों उन्हें क्रेडिट दिया जाता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को सजेस्ट करने का, दोस्तों जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं एक ऑर्डरली मैनर में डायरेक्टली क्रेडिट जाता है हेनरी फेयोल को। यानी कि दोस्तों जो क्रेडिट जो है, यानी कि जो बेसिक प्रिंसिपल थे मैनेजमेंट के दोस्तों, वो सजेस्ट किसने किए थे? वो सजेस्ट किए थे हेनरी फेयोल ने, जिसका क्रेडिट डेफिनेटली उन्हें जाता है। तो दोस्तों हेनरी फेयोल बेसिकली इन्होंने एक इंजीनियरिंग डिग्री को पहले ऑब्टेन किया था। ऐसा नहीं था कि शुरू से ही ये मैनेजमेंट में थे दोस्तों, ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री को ऑब्टेन किया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया एज चीफ एग्जीक्यूटिव, जो कि एक दोस्तों कोल माइनिंग कंपनी थी। यानी कि दोस्तों अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक कोल माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जहां पर इन्होंने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप किया। साथ ही साथ में क्या जनरल मैनेजमेंट थ्योरी है दोस्तों, उनको पब्लिश किया एक बुक के फॉर्म में। अब ये दोस्तों किस लैंग्वेज में बुक को इन्होंने पब्लिश किया था? तो इस लैंग्वेज को दोस्तों इन्होंने पब्लिश किया था फ्रेंच लैंग्वेज में। बुक का नाम क्या था? बुक का नाम था जनरल इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1916। ठीक है, तो बुक का जो नाम था दोस्तों वो था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको कब इन्होंने लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था, इसको पब्लिश कराया था दोस्तों 1916 में। तो एक बार फिर से दोस्तों इसको समझ लेते हैं इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है। तो दोस्तों जब इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की, तो दोस्तों इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक कोल माइनिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जहां पर इन्होंने अपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को डेवलप करना शुरू किया। साथ ही साथ में जो जनरल मैनेजमेंट थ्योरी थी उसको डेवलप किया। बाद में दोस्तों इन्हें पब्लिश कराया एक बुक के फॉर्म में फ्रेंच लैंग्वेज में। बुक का नाम क्या था दोस्तों? बुक का नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। कब पब्लिश कराई थी? तो 1916 में। इनके दोस्तों जो एनालिसिस हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के, वो एक फाउंडेशन के तौर पे काम करते हैं किसी भी मैनेजमेंट थ्योरी में। साथ ही साथ दोस्तों इनके जो एनालिसिस हैं वो एक सुपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं किसी भी मैनेजमेंट को, जो कि उसके बेसिस पर बनाया जाता है। यानी कि दोस्तों एक तरीके से एक बेस प्रोवाइड करते हैं किसी भी मैनेजमेंट को कि किस तरीके से एक मैनेजमेंट जो है दोस्तों वो अपने आप को खड़ा कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब दोस्तों जो हेनरी फेयोल है, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज सजेस्ट की थी मैनेजर्स की। साथ ही साथ में इन्होंने स्ट्रेस किया था कि कौन सी वो नीड है जिसको ऊपर लाना जरूरी है। तो कौन सी नीड है दोस्तों? तो इसके बारे में दोस्तों हमने हमारी पिछले वीडियो में भी बात किया था कि वो कौन सी नीड्स हैं जिसको आपको जरूरी होता है एक मैनेजर के तौर पर डेवलप करना, एक मैनेजमेंट की जो नीड्स होती हैं। ठीक है, आगे दोस्तों हम बात करते हैं। तो इनको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट जाता है दोस्तों, वो जाता है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप करने का, जो कि इन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से डेवलप किए थे। ऐसा नहीं कि इन्होंने कहीं से पढ़ा था या किसी को देखा था, इनके खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर जब ये जॉब कर रहे थे कोल माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर, तो जो भी इन्होंने ऑब्जर्व किया वहां पर, जो भी उन्होंने चीजों को देखा, उसके बेसिस पर दोस्तों इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए मैनेजमेंट के। इसके अलावा दोस्तों इन्हें फर्स्ट मैनेजमेंट थिंकर माना जाता है जिन्होंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया था मैनेजमेंट के फंक्शंस के ऊपर अपनी किताब में। अब किताब का नाम वन मोर टाइम क्या था? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब ये फंक्शन क्या है दोस्तों मैनेजमेंट के? तो इन फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो ये फंक्शन बहुत ही कॉमन फंक्शन है, आप सभी ने सुन रखे हैं, लेकिन इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। यानी कि चीज़ों को प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, स्टाफिंग यानी कि रिक्रूटमेंट करना, स्टाफ को प्लेस करना, कोऑर्डिनेट करना यानी कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ जेल करके काम करना, और कंट्रोल करना यानी कि डायरेक्शन प्रोवाइड करना, किस तरीके से आपको
किसको क्या कराना है, किसको क्या नहीं कराना है, दैट इज पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। अब अगर हम बात करें दोस्तों इनके 14 प्रिंसिपल्स के बारे में, तो इनके 14 प्रिंसिपल्स क्या थे? अब इतनी देर से दोस्तों हम इनके प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनके 14 प्रिंसिपल्स क्या थे दोस्तों, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे, जिसमें जो पहला प्रिंसिपल था वो था डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, तो हेनरी फेयोल जो थे दोस्तों वो मानते थे कि अगर हम काम को डिवाइड कर दें वर्कफोर्स में, तो काम जो है दोस्तों उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी और प्रोडक्ट भी है जो वो बेटर निकल कर आएगा। इसी तरह दोस्तों इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो काम का डिवीजन है दोस्तों वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है, एफिशिएंसी को बढ़ाता है, एक्यूरेसी को बढ़ाता है और वर्कर्स की स्पीड को बढ़ाता है, क्योंकि सभी को पता होता है कि मेरा रोल क्या है। ऐसे में सभी एम्प्लॉय एक चीज पर काम ना करके सभी एम्प्लॉय डिफरेंट अपनी लोकेशन पर या उनका जो भी दोस्तों असाइंड वर्क है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं और जल्दी से दोस्तों एक समय पर एक से ज्यादा काम हो पाते हैं एफिशिएंटली और विद इन द टाइम। तो ऐसे में दोस्तों जो डिवीजन ऑफ वर्क इनका पहला दोस्तों जो प्रिंसिपल था वो उन्होंने दिया अपने 14 प्रिंसिपल्स में। अब दोस्तों ये प्रिंसिपल है ये अप्रोप्रिएट माना जाता है मैनेजरियल के लिए भी और साथ ही साथ टेक्निकल वर्क के लिए भी, यानी कि चाहे वो मैनेजरियल वर्क हो या फिर टेक्निकल वर्क हो, दोनों ही दोस्तों इसे अप्रोप्रिएट माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों जो इन्होंने प्रिंसिपल दिया वो था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये क्या कहता है दोस्तों प्रिंसिपल? तो दोस्तों ये दोनों ही एक की एस्पेक्ट हैं मैनेजमेंट के, यानी कि चाहे आप बात करें अथॉरिटी की या आप बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, दोनों ही एक अभिन्न हिस्सा है, एक एस्पेक्ट है दोस्तों मैनेजमेंट का। अथॉरिटी से दोस्तों हमारा मतलब है कि मैनेजमेंट को काम को एफिशिएंटली करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दोस्तों मतलब है रिस्पॉन्सिबल होना किसी भी काम के लिए जो कि किसी गाइडेंस या लीडरशिप के अंडर में किया जाता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है दोस्तों? किसी को भी रिस्पॉन्सिबल बनाती है किसी भी काम को करने के लिए अंडर गाइडेंस और लीडरशिप। ठीक है, तो इस तरीके से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों इन्होंने एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया। इसके अलावा इन्होंने थर्ड प्रिंसिपल दिया डिसिप्लिन। तो हेनरी फेयोल का कहना था कि डिसिप्लिन के बगैर दोस्तों कुछ भी अकम्प्लिश नहीं किया जा सकता है, यानी कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप अपने काम को कंप्लीट नहीं कर सकते और आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स या गोल है उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों इन्होंने प्रिंसिपल दिया वो था यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड से दोस्तों हमारा मतलब है कि एम्प्लॉय को अपने बॉस की बात को सुनना चाहिए या एम्प्लॉयज का दोस्तों एक ही बॉस होना चाहिए जिससे उसे कमांड लेनी चाहिए और एम्प्लॉय को दोस्तों उसी बॉस के साथ में काम करना चाहिए, उस बॉस के कमांड को लेना चाहिए। तो दोस्तों इन केस अगर मान लीजिए एक से ज्यादा बॉसेस हो तो क्या होगा? तो दोस्तों जब भी एक से ज्यादा बॉसेस होते हैं तो इसके चलते एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है इंटरेस्ट में, साथ ही साथ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसकी बात को सुने किसकी बात को ना सुने, किसके इंस्ट्रक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके इंस्ट्रक्शंस कम इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि यूनिटी ऑफ दोस्तों कमांड यहाँ पर हो, यानी कि हम एक बॉस को या फिर एक सीनियर को दोस्तों जो भी हमारे सीनियर हैं उनको हम कांटेक्ट करें, उनको हम अप्रोच करें, उन्हीं से हम अपनी कमांड्स को लें, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रिंसिपल आ जाता है वो आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो दोस्तों जो भी इंगेज होता है किसी भी एक्टिविटी में उनके पास दोस्तों एक यूनिफाइड गोल होना जरूरी है, यानी कि उन्हें पता होना चाहिए कि वो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं और इस काम का क्या मतलब है। इसके अलावा दोस्तों इसका मतलब ये भी है कि जो भी व्यक्ति दोस्तों काम कर रहा है कंपनी के अंदर उसका एक गोल और मोटिव होना जरूरी है जिसके चलते वो आसानी से काम कर पाए और दोस्तों जो भी गोल हैं उनको आसानी से अचीव कर पाए। यानी कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्यों पढ़ रहे हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं करोगे, आप उस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जाम निकालना है, तो आप उसको दोस्तों प्रॉपर तरीके से करते हैं, आप उसको एक टाइम फ्रेम को लेकर करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ को क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारा प्रिंसिपल है वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कंपनी का दोस्तों काम है वो एक होना चाहिए, यानी कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो एक होना चाहिए। यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे वो एम्प्लॉयज वर्कर्स की ओर से हो या फिर मैनेजर्स की ओर से हो, तो वहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका दोस्तों जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए यूनाइटेड, यानी कि एक इंटरेस्ट को लेकर दोस्तों आपको कंपनी को आगे चलाना होता है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। यहाँ पर आप अपने बारे में ना सोचकर कंपनी के बारे में सोचते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हेनरी फेयोल ने अगला प्रिंसिपल दिया मैनेजमेंट का दोस्तों वो था रिम्यूनरेशन।
अब दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन में, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आप काम तो कर रहे हैं लेकिन अगर आपको रिटर्न में कुछ ना मिले तो कहीं ना कहीं आप उस काम को लेकर सीरियस नहीं होगे, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा। ऐसे में रिम्यूनरेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी में। रिम्यूनरेशन दोस्तों किसी भी तरीके का हो सकता है, ये सिर्फ मॉनिटरी नहीं होता है, ये नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। सम काइंड ऑफ गिफ्ट यहाँ पर हो सकता है, सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, सम काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो दोस्तों रिम्यूनरेशन कई तरीके का हो सकता है, इट इज नॉट ओनली मॉनिटरी। आगे दोस्तों जो अगला प्रिंसिपल दिया हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट का वो था सेंट्रलाइजेशन। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट या फिर जो भी अथॉरिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, और वो डिसीजन मेकिंग दोस्तों नेचुरल होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको बायस नहीं होना है, आपको न्यूट्रल होकर दोस्तों डिसीजंस को लेना है। ना यहाँ पर आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है, ना ही यहाँ पर आपको सामने वाले व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट को देखना है, चाहे वो आपके कलीग्स हो, एम्प्लॉयज हो या फिर आपके किसी भी तरीके से वो कनेक्शन में हो। यहाँ पर आपको न्यूट्रली दोस्तों जो है डिसीजन को लेना होता है जो कि कंपनी के बेनिफिट्स के लिए हो। हालांकि दोस्तों ये जो डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग, वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। हेनरी फेयोल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं एक पॉइंट के ऊपर कि दोस्तों एक बैलेंस होना जरूरी है हायरार्की में और डिवीजन ऑफ पावर में, यानी कि दोस्तों जो हायरार्की है और डिवीजन ऑफ पावर है उसमें बैलेंस होना जरूरी है, जिससे कि चीजें जो है वो स्मूथली चलती रहें और किसी तरीके का वहां पर डिस्टर्बेंस ना हो। आगे दोस्तों जो 9th प्रिंसिपल दिया है हेनरी फेयोल ने मैनेजमेंट का दोस्तों वो है स्केलर चेन। यहाँ पर दोस्तों हेनरी फेयोल हाईलाइट करते हैं हायरार्की स्टेप को, जो कि दोस्तों लिए जाने चाहिए टॉप से लेकर लोएस्ट की ओर में, यानी कि दोस्तों डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट में लिए जाते हैं, उसके बाद वन बाय वन दोस्तों वो नीचे आते हुए लोअर मैनेजमेंट तक आते हैं। यहाँ पर दोस्तों जरूरी है कि दोस्तों जो भी एम्प्लॉय जानते हैं उनके इमीडिएट सीनियर के बारे में, उन्हें वहां पर दोस्तों उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए जब भी उन्हें जरूरत पड़े। यानी कि इमीडिएट जो भी आपके सीनियर हैं किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, या दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके का वहां पर फीडबैक चाहिए तो आपको अपने जो भी इमीडिएट सीनियर हैं उनको पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल दिया है हेनरी फेयोल ने दोस्तों वो है ऑर्डर। कंपनी को एक वेल डिफाइंड दोस्तों वर्क को मेंटेन करना होता है जिससे कि दोस्तों फेवरेबल वर्क कल्चर को डेवलप किया जा सके। यानी कि दोस्तों काम करने का जो ऑर्डर है वो एक प्रॉपरली वेल डिफाइंड होना चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो काम को लेकर कि ये मेरा काम नहीं है, ये काम मैं नहीं करूंगा, या ये काम मुझे क्यों दिया जा रहा है। तो दोस्तों जिसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहले से वेल डिफाइंड होना जरूरी है। नेक्स्ट जो दोस्तों हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल दिया है मैनेजमेंट का वो है इक्विटी, यानी कि दोस्तों सभी इंप्लॉयज को इक्वली और रिस्पेक्टफुली यहाँ पर ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जो 12th प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पर दोस्तों हेनरी फेयोल कहते हैं कि एक एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस अच्छा तभी दे सकता है जब वहां पर उसको जॉब सिक्योरिटी हो, यानी कि उसको ये डर ना हो कि मेरी जॉब अब चली जाएगी या मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मैनेजमेंट की कि दोस्तों वो एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करें जिससे कि वो ये बिना सोचे कि अगर रिजल्ट अचीव नहीं होता है या मैं अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता हूं तो मेरा जॉब चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये बात होती है कि जॉब जाने का डर है, जॉब जाने का रिस्क है, तो आप अपना उतने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रिंसिपल दिया है वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, या फिर दोस्तों इसको हम स्पैन ऑफ कोऑपरेशन भी कहते हैं। तो दोस्तों एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की कि वो मोटिवेट करे अपने एम्प्लॉयज़ को, साथ ही साथ दोस्तों वो सपोर्टिव हो सभी के साथ रेगुलरली। यानी कि दोस्तों किसी भी केस में अगर एम्प्लॉय को किसी भी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है या असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो तो मैनेजमेंट को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए और मैनेजमेंट को सपोर्टेड होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉयज़ को दोस्तों वहाँ पर जो रिक्वायर्ड हेल्प है वो मिलनी चाहिए। लास्ट में दोस्तों जो प्रिंसिपल दिया है दैट इज इनिशिएटिव। द 14th प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। अब मैनेजमेंट को दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि दोस्तों वो इनिशिएटिव ले ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हें कमांड दिया जाएगा उसके बाद ही वो किसी चीज़ को शुरू करेंगे। अगर ऐसी कुछ भी बातें हैं जो एम्प्लॉयज़ खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या वो कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जो कि फेवरेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उन्हें वो ज़रूर करने चाहिए, उन्हें किसी के कमांड का वेट नहीं करना चाहिए। सो दैट इज इनिशिएशन। तो इस तरीके से दोस्तों 14 प्रिंसिपल दिए हेनरी फेयोल ने जो कि दोस्तों ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने के लिए। मोर इम्पोर्टेंटली दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये जो
दोस्तों प्रिंसिपल्स हैं ये फोकस करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। एक बार फिर से दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये 14 प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल है दोस्तों डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, चौथा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, पांचवा प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सिक्स्थ। सेवेंथ है दोस्तों रिम्यूनरेशन, एट्थ में दोस्तों है सेंट्रलाइजेशन, नाइन्थ इज स्केलर चेन, 10th इज ऑर्डर, 11th इज इक्विटी, 12th is stability of tenure, 13 is aspirate decorps and 14th is initiative। अब आप सभी के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन जो कि आपको खुद से आंसर करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने नहीं दिया है। ऑप्शन है दोस्तों यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन इंटरेस्ट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर या फिर स्टैंडर्डाइजेशन। आपको अपना आंसर दोस्तों खुद से देना है और चेक करिए कि आपका आंसर कितना सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम लोग दोबारा मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।